FSSAI तो मैं बना दे रहा, सबसे ऊपर मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके नीचे आएगा FSI का एक्ट 2006, उसके नीचे क्या आएगी अथॉरिटी, इसके अंडर में कौन सी कमेटी आएगी वैज्ञानिक सलाहकार साइंटिफिक, और इसके अंदर कितने पैनल आएंगे 17, इस तरफ सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये पढ़ रहे थे हम। ये जो FSI का एक्ट था इस पर राष्ट्रपति जी ने कब साइन किए 23 अगस्त 2006, इस एक्ट पर राष्ट्रपति जी ने साइन किए 23 अगस्त 2006 और इसको राजपत्र पर अगले ही दिन 24। तो ये दो डेट आपको याद रखना है कि इस एक्ट पर प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली 23 अगस्त 2006 और इसको राजपत्र में कब घोषित किया गया 24 अगस्त 2006, अगले दिन है ना। पहले ये किस मंत्रालय में आता था फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, पहले ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में आता था। कितने तारीखों पर आदेश आया 17 सितंबर 2007 को एक ऑर्डर आया और बोला अब ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पर आएगा, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पर आएगा, ठीक है। इसमें कुल कितने अध्याय या चैप्टर्स हैं 12 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक जिसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा एक्ट का, दूसरा चैप्टर अथॉरिटी वाला है ना, दूसरा चैप्टर अथॉरिटी वाला है। ठीक है, बाकी जो नए बच्चे वो भी देख ले। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रारंभिक, दूसरा जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है एक्ट से, तीसरा है प्रिंसिपल सामान्य सिद्धांत, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर सामान्य प्रावधान, पांचवा चैप्टर आयात, छठवां चैप्टर विशेष उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सातवां चैप्टर इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन, सातवां चैप्टर है इस एक्ट का प्रवर्तन, आठवां चैप्टर एनालिसिस फूड एनालिसिस खाद्य विश्लेषण, नौवां अपराध और दंड ऑफेंस और पेनल्टीज, 10वां अपील, 11वां ऑडिटिंग फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट वगैरह ये सब आ जाएगा और 12 में मिसलेनियस। तो इस पूरे एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं 12, जिसमें पेनल्टीज किसमें है 9 में है ना, 9 में, इंपोर्ट आयात 5 में, अथॉरिटी 2nd, प्राधिकरण किसमें है और अपीलीय प्राधिकरण 10 में। तो FSI का प्रावधान चैप्टर 2 में है और अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान 10 में। तो दो संस्थाओं की बात की जाएगी, एक चैप्टर 2 में और एक चैप्टर 10 में, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कल चैप्टर 1 है ना, कल चैप्टर 1 पढ़ा, इसमें कितनी धारा सेक्शन से 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहला सेक्शन कहता है इस एक्ट का नाम, इस एक्ट का क्षेत्राधिकार और इस एक्ट का डेट। तो पहले चैप्टर में हमने कितनी धाराएं पढ़ी 3। पहली धारा जो पहली सेक्शन है उसमें 3 चीज, इस एक्ट का नाम, इस एक्ट का एक्सटेंट या क्षेत्राधिकार और इस एक्ट का तिथि। नाम सबको पता है इस एक्ट का FSAI एक्ट 2006। क्षेत्र इसका क्या होगा संपूर्ण भारत और तिथि क्या होगी जिस दिन राजपत्र पे प्रकाशित होगी, लेकिन अलग अलग प्रावधान के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता। ये धारा 1 है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ी धारा 2 और इसमें पढ़ा कि भारत सरकार एक घोषणा डिक्लेरेशन करेगी कि पब्लिक के हित को देखते हुए फूड इंडस्ट्री अब किसके कंट्रोल में हो जाएगी कैंसर का। और धारा 3 में है बहुत सारी डेफिनेशंस। तो कल अपन ने चैप्टर 1 में तीनों धाराएं पढ़ी, याद कर ली, ठीक है। अब हमने पढ़ा चैप्टर 2। चैप्टर 2 पूरा किसके बारे में दिया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हम पढ़ रहे थे। इसमें पहले पढ़ी धारा 4। धारा 4 में, ठीक है, यहां से अपन ने पढ़ा था
धारा 4 में कि कुल कितना अध्यक्ष और वो हो गए। तो सबसे पहले धारा 4 में बोला कि एक संस्था बनाई जाएगी, उस संस्था का नाम होगा FSAI। तो धारा 4 कहती है एक संस्था बनाई जाएगी, इस संस्था का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? केंद्र। तो देखो धारा 4 कहती है एक संस्था बनाई जाएगी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये धारा 4 है। तो चैप्टर कौन सा है? 2। धारा कौन सी है? 4। तो अगर आपसे पूछे FSI या जो अथॉरिटी है वो किस चैप्टर में है? 2nd। किस धारा में है? 4था। इस स्थापना का नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी किया जाएगा? केंद्र सरकार। और ये कॉरपोरेट होगा, इसे क्या क्या राइट्स होंगे? इसे संपत्ति खरीदने, बेचने, रखने, कॉन्ट्रैक्ट करने, अपने नाम से मुकदमा दायर करने, अपने नाम से मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। फिर हमने इसी धारा 4 का अगला क्या पढ़ा? मुख्यालय दिल्ली में होगा, और स्थानीय नहीं लिखा, कार्यालय ही लिखा है। एक्ट में लोकल ऑफिस नहीं लिखा, ये लिखा अन्य जगह कार्यालयों की स्थापना कर सके। तो ऐसा उसमें रीजनल ऑफिस नहीं लिखे ना, तो इसमें ये लिखा है। तो देखो धारा 4 पूरा FSI के बारे में केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी तब बनेगा। इसके पास कुछ राइट्स होंगे। तीसरा, इनका मुख्यालय दिल्ली में होगा और ये किसी भी और स्थान में कार्यालय स्थापित कर सकती है। अब वो रीजनल हो जो भी हो वो नहीं कहा, उसमें लिखा कि मुख्यालय दिल्ली में होगा पर ये अन्य जगह पर भी कार्यालय कर सकते। तो धारा 4 में अलग अलग बातें लिखी। धारा 4 में कि केंद्र सरकार नोटिफिकेशन डालेगा तभी संस्था बनेगी, इसको कुछ पावर होगी, इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और ये अन्य जगह भी अपने कार्यालय रखेगा। अब धारा 5 में हम पढ़ रहे थे इसका पूरा कॉम्पोजिशन कैसे बना है। तो 1+20, पर एक लाइन कल अपन मिस कर गए कि इसमें 1/3 महिलाएं होंगी। एक कल पढ़ा था? नहीं पढ़ा, मुझे जरा स्किप करके मैं बोला नहीं था ना। हाँ अच्छा, पढ़ लिया था है ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बोला नहीं था। तो इसमें क्या बोला कि कितने अध्यक्ष होंगे? अध्यक्ष तो एक ही होगा ना, और मेंबर कितने होंगे? 20। तो धारा 5 ये कहती है। तो धारा 4 कहती है एक संस्था होगी, ठीक है। धारा 4 क्या कहती है? एक संस्था होगी। इन लोगों को कुछ नहीं आता, ऐसे मत डरो है ना, ऐसे बोलते रहते हैं। तो धारा 4 कहती है, अरे तुम लोग बड़े बड़े बोल रहे, वो डर रही है। तो धारा 4 कहती है कि एक संस्था होगी। धारा 5 कहती है वो संस्था कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। धारा 4 कहती है केवल एक FSI होगा, उसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, उसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी करेगी और वो अन्य जगह पर भी कार्यालय खोल सकती है। धारा 5 कहती है कि FSI का कॉम्पोजिशन कैसे बनेगा। तो 1+22, इनमें से 1/3 महिलाएं होंगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? अरे 1/3 संख्या कितनी होगी? 8 होगी ना। 7 होने पर 1/3 से कम हो जाएगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन बन सकता है कि FSI में कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 8, क्योंकि अगर अध्यक्ष भी हटा दो, मेंबर भी देख लो तो भी 7 में पूरा नहीं हो रहा। तो ये लॉजिक लग रहा है कि मिनिमम 8 तो होनी चाहिए। तो इसके जो स्ट्रक्चर होगा वो 1+22 होगा और इसमें 1/3 महिलाएं होंगी, तो कम से कम 8 होनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता। तो मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये पूछ सकता है कि कम से कम कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है। अब लिखा कहीं नहीं है, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 होनी चाहिए अपन संख्या। इस 8 में से अपन ने पढ़ा था 5 और 7 अलग अलग विभाग से आने चाहिए, और इसके अपन ने ट्रिक भी देखी थी कि खाना या तो कहां से आएगा या फिर क्या आएगा? फूड प्रोसेसिंग से। और फूड प्रोसेसिंग क्या है? एक। तो एक सदस्य किस विभाग से आएगा? एग्रीकल्चर। एक किससे आएगा? एक किससे आएगा? सामान बिकेगा तो ये क्या आएगा? कौन खरीदेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर खराब खाना खरीदेगा तो क्या खराब हो जाएगा? हेल्थ। और कौन सा था? और वो केस बेस करेगा तो लीगल। तो खाना 2 ही जगह से, या तो सीधे खेत से ही फसल आ जाएगी या वो प्रोसेस होके आएगी। अगर प्रोसेस होके आ रही तो वो एक MSME होगा। 3, सामान खरीदना बेचना कॉमर्स है। सामान बिकेगा कंज्यूमर, तो कंज्यूमर मामले विभाग। 5, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। 6, और वो केस बेस कर सकता है। 7। तो 22 में से 7 मेंबर आएंगे इन 7 विभाग से। कृषि विभाग 1, फूड प्रोसेसिंग 2, MSME 3, कॉमर्स 4, कंज्यूमर 5, हेल्थ 6 और लीगल 7। ये समझ में आ गया?
तो ऐसा एक फ्लो चार्ट दिमाग में बन जाएगा, इस तरह का कोई काम होगा। क्लियर? 7 तो होंगे 7 विभाग से, तो ये 7 हो गए थे। फिर अपन ने 2 पढ़े थे कहां से? तो हमने बोला था ये 7 हो गए ना। फिर बोला था 2 प्रतिनिधि फूड इंडस्ट्री से होने चाहिए, 2 7 विभाग से। ये सब कल पढ़ चुके हैं, ये मत समझना ऐसा पढ़ाते हैं, ये रिवाइज करवा रहे हैं ना। उसे लग रहा धड़ाधड़ पढ़ा रहे हो, ये लोग सब याद कर ले। ये कल जहां तक पढ़ा दिया वहां तक पूरा रिवाइज करा है ना, जहां से पढ़ाएंगे वहां से अपन बता देंगे। कि उन लोगों ने पुरानी क्लास देख कर नहीं है ना, इसलिए इन्हें लग रहा होगा कि इन्हें 7 पढ़ा दिए, बोर्ड में लिख दिए बस। तो ये अपन अभी पुराना पढ़ रहे हैं ना, जैसे ही पुराना पूछ लेंगे फिर आगे अपन आगे पढ़ेंगे। तो 7 तो वो 7 विभाग वाले हो गए, 2 होंगे फूड इंडस्ट्री, उनमें से 1 MSME से होना जरूरी, तो 7 2 9। फिर उपभोक्ता संगठन से कितने आएंगे? 2 11 है ना। अरे कंज्यूमर की साइड से भी तो 2 आने चाहिए। तो फूड प्रोसेसिंग है तो वहां से 2 आ जाएंगे, यहां से 2 आ जाएंगे, और फूड टेक्निक्स वैज्ञानिक जांच वांच करने वाले आ जाएंगे। तो कितने हो गए? 12। अरे 2 7 2 9 3, अच्छा 2 कंज्यूमर, तो 7 विभाग से, 2 फूड से 9, 2 उपभोक्ता से 11। इसके बाद 3 कहां से आएंगे? वैज्ञानिक आएंगे, फूड टेक्नोलॉजी से, है ना। फूड टेक्नोलॉजी से आपके 3 आएंगे, 14 हो गए। 5 आएंगे स्टेट और यूटी से, कितने कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। केंद्र और यूटी से 5 आएंगे 3 साल के लिए, कितने हो गए? 19। और कृषक से 2, कितने हो गए? और रिटेल से कितने आएंगे? 1। तो खेती से कितने आएंगे? 2। फूड इंडस्ट्री से कितने आएंगे? 2, जिनमें से कम 1 MSP से आना। इसके बाद उपभोक्ताओं की साइड से कितने आएंगे? 2। हेल्थ वेल्थ की जांच करने के लिए वैज्ञानिक कितने आएंगे? 3। कॉमर्स तो रिटेल से कितने आएंगे? 1 आएगा, 1। तो 2 खेती से आएंगे, 2 फूड से आएंगे 4, 1 आएगा रिटेल से 5, 2 कंज्यूमर से 7, 3 आएंगे वैज्ञानिक 10, 5 आएंगे स्टेट ड्यूटी से 15, और 7 आ जाएंगे 22। 7 ये पूरे हो जाएंगे। तो 7 तो ये दिख रहे होंगे। फिर खेती वालों से 2 आ जाएंगे, फूड इंडस्ट्री से 2 आ जाएंगे, रिटेल वाला कॉमर्स से 1 आ जाएगा, केंद्र और यूटी से 5 आ जाएंगे, कंज्यूमर की साइड से उपभोक्ता की साइड से 2 आ जाएंगे, और फूड से रिलेटेड 3 वैज्ञानिक आ जाएंगे। तो टोटल FSI में कितने होंगे? 1+। ऐसा किस धारा में सेक्शन में लिखा है? तो ये धारा 5 में लिखा है। धारा 4 क्या कहती है? कि एक FSI बनेगा। तो FSI बनेगा ये धारा 4 कहती है, और इसमें 1+22 होंगे ये धारा 5 कहती है। और 22 में 7 होंगे, 22 में 2 होंगे, 22 में 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और 1 होंगे। 7 2 9 2 11 3 14 5 19 और 2 आएंगे इससे। तो ये 2 कौन से हैं? कंज्यूमर। 2 कौन से हैं? फूड। 2 है एग्रीकल्चर। 2 कंज्यूमर, 2 फूड, 2 एग्रीकल्चर। 3 आएंगे वैज्ञानिक, 5 आएंगे राज्य और 1 आएगा रिटेल। तो क्रम से 7 कहां से आएंगे? 7 डिपार्टमेंट। 5 कहां से? 7 तो आएंगे 7 विभाग से। 5 किससे आएंगे? राज्य या यूटी से। राज्य या यूटी। 7 5 12। 3 किससे आएंगे? वैज्ञानिक आएंगे। फिर 2 2 2 2 कहां कहां से? उपभोक्ता से 2, खेती से 2 और खाद्य उद्योग से 2, और 1 आएगा रिटेल से। ऐसे याद हो सकता है 7 5 3 2 2 2 1। तो 7 आएंगे 7 विभाग से, 5 आएंगे राज्य यूटी से, 3 आएंगे वैज्ञानिक, 2 उपभोक्ता से, 2 खेती से, 2 खाद्य उद्योग से, और 1 आएगा रिटेल पे। बात समझ में आ गई? तो टोटल कितना हो गया? 1+22। ये किस धारा में? धारा 5। ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया था। अब यहां समझो, ये धारा 5 का पहला हो गया, ये धारा 5 की उपधारा 1 हो गई। हाँ हाँ, रिटेल मतलब जो कॉमर्स से जुड़े हुए। ठीक है,
दो तरह का कॉमर्स हो सकता है, एक होलसेल एक रिटेल। तो रिटेल वाले आएंगे कि फूड इंडस्ट्री वाले दो आ ही रहे, होलसेल वाले फूड इंडस्ट्री दो वहां से ले लिए, अब एक रिटेल से भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फूड इंडस्ट्री सीधे कंज्यूमर तक नहीं जाती। जैसे कोई बिस्किट पार्ले जी खट ऐसा थोड़ी फैक्ट्री से आएगा अब सीधे घर आएगा, पहले वो जाएगा दुकानदारों पर, दुकानदार से हमारे पास। तो फूड में फूड इंडस्ट्री भी शामिल होती है, रिटेल वाला भी शामिल होता है और कंज्यूमर भी। तो रिटेल से एक तो लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री वाले से दो, रिटेल वाले से एक और दो कंज्यूमर से। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल चलो अब समझो। अब देखो, तो धारा 5 ये समझ में आ गई। तो धारा 5 होगा कॉम्पोजिशन। अभी धारा 5 का पहला समझ रहे कि 1 + 22 कैसे होंगे। अब धारा 5 में ही सब सेक्शन 2 कहता है, धारा 5 में सब सेक्शन 2 ये कहता है कि हम अध्यक्ष और सदस्य इस तरह से लेंगे कि पूरे भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का, देखो 22 लेना कि नहीं, अध्यक्ष 1 और बाकी 22। तो अगर हमने अध्यक्ष गुजरात से लिया तो कोशिश करेंगे अब मेंबर गुजरात से कम आए, क्योंकि अध्यक्ष गुजरात से आ ही चुका। अगर हम मान लेंगे वैज्ञानिक एक तमिल, दो साउथ इंडियन सबसे ज्यादा है वैज्ञानिक, रंगरप्पा, अय्यप्पा, अय्यर, इसरो में देख लो, जब भी सैटेलाइट लॉन्च होता है उसमें के माधवन, रामाकृष्णा स्वामी, लिंगा स्वामी, अय्यर। तो देखो ऐसा, तो अपन क्या करेंगे 22 लोगों को इस तरह से लेंगे कि पूरा भारत जम्मू से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कवर हो जाए। वो सोच भी सही है, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उन्होंने लिखा इसी 5 के 2 में कि इस तरह से लिए जाएं कि देश भर में भौगोलिक प्रतिनिधित्व, जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन उनका सुनिश्चित हो जाए। ऐसा नहीं कि नॉर्थ के ले लिए, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के ले लिए, नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, सब जगह से 22 लोग आएंगे। तो कोशिश ये की जाएगी कि जो 22 1 + 22 23 लोग आए, ये पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से आए। ये बात समझ में आ गई? तो ये धारा 5 की सेकंड में लिखा है, बात समझ में? अध्यक्ष और सदस्यों की जितनी बात है सब धारा 5 में। संस्था बनेगी ये धारा 4 है, संस्था बनेगी ये धारा 4 है, सेक्शन 4 है। और इसमें मेंबर अध्यक्ष कौन होंगे, कैसे हैं, धारा 5। 1 + 22 कैसे आएंगे, ये 5। पूरा देश कवर होगा, ये सब सेक्शन 2 में लिखा। तो इसमें 5(2) ऐसे लिख सकते हैं अपन कि 5(2) और इसमें लिख देंगे भौगोलिक प्रतिनिधित्व। पूरा नहीं लिखना है, ठीक है? मैं तो पूरा एक्ट कॉपी करके लाया हूं, पर आप पूरा रिवाइज थोड़ी कर पाओगे। तो 5(2) में लिख सकते हो भौगोलिक प्रतिनिधित्व, ठीक है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है? या रिप्रेजेंटेशन, तो उसे समझ में आ जाएगा कि धारा 5(2). तो 5(2) जो भी ब्रैकेट के बाहर होता वो होता सेक्शन, और जो ब्रैकेट में होता वो होता सब सेक्शन, और इसके बाद भी अगर ब्रैकेट बन गया तो सब सेक्शन। तरीका समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा 4(1)(a), तो सेक्शन क्या हो जाएगा 4, सब सेक्शन क्या हो जाएगा 1, और सब सेक्शन क्या हो जाएगा a। धारा 4, उपधारा 1, उपधारा a, इस तरह से अपन पढ़ते हैं। तो लिखने का तरीका समझ में आ गया? धारा हमेशा ब्रैकेट के बाहर रहती है। तो ये 5 का सबसेक्शन 2 समझ में आ गया, 5 का सबसेक्शन 1 समझ में आ गया। 1 + 22 कैसे लिए जाएंगे, ये 5 का सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जब भी हम उनको लेंगे तो इस तरह से लिया जाएगा कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व हो सके। बोले देखो कितना सोचते हैं, इतना तो शायद अपन भी ना सोच पाए। अपन से अगर बोला जाए तो ये सोच ही नहीं पाए, यार पूरे देश से भी तो लोगों को लेना है। चलो, अब इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन ये कहता है कि, ध्यान से समझना, 5 ही चल रहा है, तो 5 किसको लेकर चल रहा है कि जो 1 + 22 है ये किस तरह से लिए जाएंगे। ये पूरी धारा 5 है, चाहे धारा 5 का 1 हो, चाहे धारा 5 का 2 है। तो वैसे तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना कि 1 + 22 की बात धारा 5 में चल रही है। अब चाहे वो धारा 5 का 1 हो, 5 का 2 हो, 5 का 3, इतना परेशान नहीं होना कि 5(2) में क्या था, 5(3) में था। क्योंकि इतना तो याद रख सकते हो कि अगर अध्यक्ष या सदस्य की कोई भी चर्चा है तो वो किस धारा में चल रही है, 5। ये याद हो जाएगा कि एफएसआई का अध्यक्ष या एफएसआई के सदस्यों की चर्चा धारा 5 में की गई, ठीक है? अब बिल्कुल इतना प्रेशर नहीं लेना कि सर सब सेक्शन याद नहीं हो रहा, वो बाद में देख, अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए कोई दिक्कत नहीं। दुनिया इतना भी नहीं पढ़ रही होगी ना, तो तुम ज्यादा परेशान नहीं होना। अब यहां समझो, देखो इनमें 2-3 चीजें। पहली चीज तो जो भी अध्यक्ष लिया जाएगा, अध्यक्ष की नहीं, सदस्य नहीं, अध्यक्ष, जो कम से कम किस रैंक का होना चाहिए, सेक्रेटरी रैंक का। कल कुछ और भी पढ़ा था,
हाँ देखो, मेंबर्स किस रैंक के होने चाहिए? ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी थोड़ा सा नीचे होता है, जैसे कलेक्टर के नीचे संयुक्त कलेक्टर होता है, ऐसे सचिव के नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी। जैसे ही ज्वाइंट सेक्रेटरी का प्रमोशन होगा वो सेक्रेटरी बन जाता है। तो जो अध्यक्ष है वो सेक्रेटरी या सचिव के पद के बराबर होना चाहिए, और 22 जो मेंबर है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के, अच्छा मतलब शुरू के साथ 22 में से वो 7, हाँ वही विभाग के, मतलब जो 7 विभाग के, हाँ बिल्कुल सही, गुड, ऐसे ही पढ़ना है ना। तो 22 में से जो 7 थे, सही कह रही, वो जो विभागों से लेते खेती इन सब, वो 7 ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो 22 में से जो 7 मेंबर हम ले रहे थे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के होने चाहिए, और जो अध्यक्ष है वो सेक्रेटरी के लेवल का होना चाहिए। दोनों का लेवल समझ में आ गया। तो FSSAI का अध्यक्ष किस लेवल का अधिकारी होना चाहिए? सचिव। और मेंबर किस लेवल के होने चाहिए? ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर होने चाहिए। ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पहली चीज तो पहला। दूसरा, या तो ये किस सेक्टर से होना चाहिए? फूड साइंस, या फिर किससे होना चाहिए? प्रशासन। ये दो में से किसी से रिलेटेड होना चाहिए, या तो फूड साइंस से रिलेटेड हो या एडमिनिस्ट्रेशन से, या तो फूड साइंस से रिलेटेड हो या प्रशासन से। और किस रैंक का होना चाहिए? सचिव। तो 5-3 समझ में आ गया। 5-3 अब लिखेंगे कैसे? 5-3 अध्यक्ष डैश सेक्रेटरी रैंक डैश कॉमा फूड साइंस ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तरीका समझ में आ गया। धारा 5 सबसेक्शन 3 अध्यक्ष डैश सचिव रैंक कॉमा फूड साइंस ऑब्लिक प्रशासन। बस इतना बस लिखना है, कोई सेंटेंस मेंटेंस मत लिखना। लिखने का तरीका बस ऐसे शॉर्ट पढ़ोगे, बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो 5-3 समझ में आ गया। अब 5-4 समझो। अब 5-4 देखो, कुछ एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, इसमें ये बोल रहे हैं, ये यहां होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा समझो। वो ये कह रहे हैं कि जो ये अध्यक्ष है और जो 7 एक्स पदेन सदस्य हैं, 22 में से एक्स ऑफिसियो मेंबर कितने होंगे? 7, बाकी सब हो गए अंशकालिक। तो उन्होंने कहा कि जो ये अध्यक्ष है और जो 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर है, पदेन सदस्य है, उनके लिए कमेटी बनाई जाएगी। मतलब कौन अध्यक्ष होगा और वो विभागों से 7 कौन जाएंगे, बाकी 15 नहीं, 22 है ना टोटल, तो बाकी होंगे अंशकालिक। अंशकालिक को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेंबर्स, शॉर्ट टर्म, चलो मान के चलते हैं अंशकालिक मतलब शॉर्ट टर्म। तो 7 बस है, 22 में से 7 हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर और बाकी सब होंगे अंशकालिक या शॉर्ट टर्म मेंबर। तो जो कमेटी होगी, एडवाइजरी कमेटी, वो केवल अध्यक्ष के लिए बनेगी और जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होगी उनके लिए बनेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। तो नहीं यार, रुक जाओ एक मिनट, मुझे थोड़ा सा वेरीफाई कर लो क्योंकि मैंने कट करके पॉइंट जोड़ा था। अपन को रिस्क नहीं लेना। एग्जैक्ट FSI एक्ट 2006 PDF एग्जैक्ट क्या कहता है ये देख लें। चलो, अपन पढ़ रहे थे 5-3-4। चार 5 हाँ वही तो मैं कह रहा ना, वो उल्टा हो रहा था। देखो ये कह रहे 7 मेंबर्स, जो 7 मेंबर दिख रहे हैं लिस्ट में, ये देखो ये 7 मेंबर देखे, 7 विभाग के एक, इन्हें बोला जाएगा एक्स ऑफिसियो, हु शैल बी एक्स ऑफिसियो। अब ये जो कह रहा है अगली जो धारा, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो कहां गया, अच्छा यही था। चलो देखो अब इसको देखना। ये कह रहा है कि चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिसियो,
मतलब वो 7 की बात नहीं कह रहा, बोले 7 छोड़ने पड़ेंगे। मैं उल्टा बोल रहा था, देखो वही मैंने कहा ना, मैं चेंज किया था। वो ये कह रहा है कि जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं इनके लिए कमेटी नहीं बनेगी, बाकी किसके लिए बनेगी? 15। 22 में से पदेन है 7, जो अलग अलग विभाग के आए उन्हीं को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो पदेन। तो ये धारा 5, जो धारा 5 का 4 कहता है, धारा 5 का 4 कि चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो, मतलब पदेन को अगर छोड़ दें तो चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन? सिलेक्शन कमेटी के, तो अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे पूछा जाएगा कि ये 1+22 जो है इन सबको अपॉइंट कौन करता? सेंट्रल, इनको भी उनको भी। पर जो 15 है उनको किसकी रिकमेंडेशन में करेगा? सिलेक्शन। तो समझो इस चीज को, वो ये कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष है और 15 सदस्य हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे करेगी। 5-4 समझ में आ रहा है कि अध्यक्ष प्लस 15 किसको हटाना है? 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर। अगर हम 7 हटा देंगे तो मेंबर में कितने बचे? 15। तो अध्यक्ष और 15 किसको शामिल नहीं किया? पदेन एक्स ऑफिशियो मेंबर को शामिल नहीं किया। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? किसकी रिकमेंडेशन पर? सिलेक्शन कमेटी से। और जो 7 है इनको भी केंद्र सरकार करेगा, पर इनकी कमेटी रिकमेंडेशन पर नहीं करेगा। वो हर विभाग से एक एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का उठा लेगा, उसमें सिलेक्शन कमेटी की एडवाइस नहीं चलेगी। तो क्या पूरे 22 मेंबर जो एफएसआई में आते हैं वो सब सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन में आते हैं कि केवल 15 आते हैं? केवल 15 आते हैं। 22 में से केवल 15 चयन समिति की रिकमेंडेशन, यस पॉइंट समझ में आ गया? तो 22 में से 7 सीधे केंद्र सरकार विभागों से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक एक अधिकारी बुला लेती, 7। बाकी अध्यक्ष और बाकी 15 सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 23 की 23 अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, 1+22 पूरे 23 लोगों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, पर तरीका अलग है। अध्यक्ष प्लस 15 का केंद्र सरकार चयन समिति की सिफारिश पर करती है, 7 को केंद्र सरकार सीधे विभाग से कर देती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं। ठीक है, वही मुझे लग रहा था वो पीपीटी में। हाँ, इसमें तो सही लिखा, पदेन सदस्यों को छोड़कर। अरे सही तो लिखा है, इसमें सही लिखा है, पहले गलत लिखा था। खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्यों को छोड़कर कौन कौन बचे? अध्यक्ष और आंशिककालीन की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार कर सकती है। तो चेयरपर्सन मेंबर्स इंक्लूडेड पार्ट टाइम मेंबर्स अदर देन एक्स। हाँ सही कह रहा, सही लिखा है, तो पहले शायद गलत लिखा था। तो ये समझ में आ गया। तो 5-4 समझ में आ गया कि नहीं, कि किस किस की नियुक्ति डायरेक्ट की जाएगी और किस किस की नियुक्ति चयन कमेटी में। तो ये 5-4 समझ में आ गया, बहुत अच्छे। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो अब अपन देखते हैं 5-5। 5-4 हो गया। अब धारा 5 का सब सेक्शन 5 देखते हैं। तो मैं भले ही सब सेक्शन पढ़ा रहा हूं, तुम तो याद कर लेना पूरा 1+22 5 में। बस तुम्हारा पहला काम है, तुम्हें परेशान 5-1, 5-2, 5-3 के लिए नहीं होना, 5 के लिए होना है कि सब कुछ किसमें लिखा है? धारा 5। ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि धारा 5 इसके पूरे कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है, अध्यक्ष प्लस 22 से। अब यहां समझ में आ गया? चलो अब 5 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी एफएसआई का अध्यक्ष बनेगा अपने रिटायरमेंट के बाद, ये पूरा कार्यकाल करने के बाद कोई और पद धारण नहीं कर सकता। ऐसा कोई और भी है भारत सरकार में? कौन कौन है? एक तो यूपीएससी का अध्यक्ष, एक कैग, मुख्य निर्वाचन नहीं, ऐसे तो यूपीएससी का भी दोबारा अध्यक्ष बन सकता है, और भी नहीं जा सकता। चलो, तो ऐसे ही एफएसआई का अध्यक्ष भी कोई और पद धारण नहीं कर सकता, उसमें वापस आ सकता। चलो ये हो गई धारा 5 पूरी। पारा तो अपन चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। एफएसआई के बारे में जो भी बात लिखी गई ये सब किस चैप्टर में लिखी गई? सेकंड। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 2 किसके बारे में कहता है? एफएसएसआई। अध्याय 2 की
धारा 4 कहती है कि एक संस्था बनेगी FSSAI, जिसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी करेगा। यही कहता है इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। यही धारा कहती है अन्य जगह भी अपने ऑफिस खोल सकती है। धारा 5 कहती है इसकी संरचना के बारे में। संरचना 1+22 होंगे। कितने कहां से आएंगे? 7 कहां से, 5 कहां से, 3 कहां से, 2 2 2 और 1 कहां से, और किसकी सिफारिश पर होगा? ये सब धारा 5 कहती है। तो धारा 5 तक याद हो जाएगा। चलो, तो धारा 4 और धारा 5 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम धारा 6 की ओर चलते हैं। चलो, अब धारा 6 सिलेक्शन कमेटी की बात करता है। धारा 5 बात करता है 1+22, पर 22 और 1 में से 1 और 22 में से 15 चयन समिति की सिफारिश पर आएंगे। अब वो चयन समिति कैसे कैसे बनेगी? धारा 6। बात समझ में आ गई? तो धारा 6, धारा 5 किसकी संरचना की बात कर रही है? कॉम्पोजिशन ऑफ FSI। FSI बनेगा, ये धारा 4 है। FSI में एक अध्यक्ष 22 सदस्य होंगे, ये धारा 5 है। और इसकी नियुक्ति एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन में होगा। इस सिलेक्शन कमेटी धारा 6 में रिकमेंडेशन में होगा, ये धारा 5 में लिखा है। आपसे पूछा जाए कि FSI क्या अध्यक्ष और 15 सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर होगा, तो अध्यक्ष सदस्य में कुछ भी बोला जाए वो धारा 5 है। पर सिलेक्शन कमेटी में कौन अध्यक्ष होगा, कौन मेंबर होंगे, कौन कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सब धारा 6। तो चयन समिति कैसे बनाई जाएगी, ये किसमें लिखा गया? धारा 6। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अपन धारा 6 देखते हैं। तो धारा 6 में समिति आपको बताई जाएगी। सिलेक्शन कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 15 मेंबर्स के बारे में यह बात करेगी। क्लियर? तो धारा 6 सिलेक्शन कमेटी, बस सिलेक्शन कमेटी लिख लो, बाकी तुम समझ जाना। सिलेक्शन कमेटी से तो समझ जाओगे। तो धारा 6 सिलेक्शन कमेटी। तो धारा 4 किसकी बात कर रही है? धारा 4 बात कर रही है FSI की। बंद है क्या? AC का स्विच कौन सा? मुझे लग रही बहुत गर्मी। आप लोग गर्मी नहीं लग रही? कहां से आया होगा AC? रुक जाओ। पता नहीं क्या छू लूं, क्या उड़ जाए, है ना? वैसे 2025 सही नहीं चल रहा है। इसका स्विच होगा हो गया। चालू हुआ? आखिरी सांसें गिर रही है क्या? हाँ, ठीक है, थोड़ा चिल्ड हो जाता। अब धारा 6 बात करेगी चयन समिति की, सिलेक्शन कमेटी ना। अब पढ़ते धारा 6 के बारे में। तो धारा 6 में पहला क्या लिखा है कि केंद्र सरकार के जो FSI है इसके पदेन सदस्यों को छोड़कर बाकी मेंबर और अध्यक्ष के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। ये बात वही रिपीट हो गई जो धारा 5 में थी। तो धारा 6(1) में लिखा कि एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी। तो धारा 6(1) में लिखा कि सिलेक्शन कमेटी बनेगी। तो धारा 6 पूरी किसकी बात करेगी? सिलेक्शन कमेटी। तो पहले में बस इतना लिखा एक सिलेक्शन कमेटी होगी। धारा 6(1) कहेगी एक सिलेक्शन कमेटी, तो लिख देना 6(1) सिलेक्शन कमेटी। धारा 6 के आगे भी लिखना सिलेक्शन कमेटी, 6(1) में भी लिखना सिलेक्शन कमेटी। अब इसमें देखो कौन होगा? अध्यक्ष होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। इस सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट एक्ट में लिखा मंत्रिमंडल, एक ही बात है। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। तो जो एक्ट है प्योर, उसमें मंत्रिमंडल शब्द लिखा है। आप लोग कैबिनेट भी याद कर सकते हो, मंत्रिमंडल भी हिंदी वाले लिख लेना, क्योंकि जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें मंत्रिमंडल शब्द आया हुआ है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी या मंत्रिमंडल सेक्रेटरी ये अध्यक्ष होगा। तो इस सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके बाद प्रभारी। इसके बाद अगला है जो मंत्रालय के अंडर में एक्ट चल रहा है। किस मंत्रालय के अंडर में चल रहा है? परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो उसके जो सचिव होंगे, है ना, उसके जो सेक्रेटरी होंगे वो बनेंगे इसके संयोजक। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी।
और सिलेक्शन कमेटी के संयोजक कौन बनेंगे? जिस मंत्रालय के अंडर, पहले फूड प्रोसेसिंग था तो उसके सेक्रेटरी, अब हेल्थ और फैमिली वेलफेयर हो गया तो उसके सेक्रेटरी। तो इसमें लिखा है भैया ये एक्ट जिस मंत्रालय के अंडर में जाएगा उस सेक्रेटरी मंत्रालय का सचिव ही इसका संयोजक या कन्वीनर बनेगा। तो इस सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन बनेंगे? पता चल गया, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा। इस सिलेक्शन कमेटी के संयोजक कौन बनेंगे? जिसके अंडर में वो एक्ट है। तो अभी फिलहाल फैमिली, वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर में, तो उन्हीं के बनेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, लीगल, ठीक है, सेंट्रल लीगल और कार्मिक, पर्सनल अफेयर्स मतलब व्यक्तिगत मामलों के मंत्रालय, तो 3 मंत्रालयों के भी सचिव बनेंगे मेंबर। तो इस सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन बनेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके संयोजक कौन बनेंगे? जिस मंत्रालय के अंडर में ये एक्ट है उसके सचिव बनेंगे संयोजक। और स्वास्थ्य, लीगल और पर्सनल अफेयर्स जो मेंबर वो है, अफेयर्स ऑफ पर्सनल मैटर्स, उनके मंत्रालय के सचिव बनेंगे मेंबर्स। अध्यक्ष कौन होगा? संयोजक कौन होगा? और 3 कौन कौन से विभाग जिसके मेंबर आएंगे, इनके सचिव होंगे। समझना, तो सिलेक्शन कमेटी में सचिव बैठा करेंगे और उससे चुनकर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के आएंगे। बात समझ में आ रही है शायद? देखो बात क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, लीगल, इन सब के सचिव कहां बैठा करेंगे? सिलेक्शन कमेटी में। और एफएसआई में जो एफएसआई से जो भेजे जाएंगे वो सब किस लेवल के भेजे जाएंगे? सही से जो 7 मेंबर थे वो किस लेवल के हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो हर विभाग का जो सेक्रेटरी लेवल होगा वो सिलेक्शन कमेटी में बैठेगा और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा वो एफएसआई का मेंबर बन जाएगा। और ये नहीं चुनेंगे क्योंकि वो 7 चुनकर नहीं जाएंगे, सीधे कैंसर सरकार भेजे। बात समझ में आ गई? तो स्वास्थ्य का जो सचिव होगा वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा और स्वास्थ्य का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा वो, तो ऐसा कह दो, सचिव सबसे बड़ा होता है, जो सेक्रेटरी होता है ना हर विभाग का वो सबसे बड़ा होता है। तो मंत्री जी के साथ सचिव बैठता है। तो स्वास्थ्य मंत्री पावर, पूरा स्वास्थ्य विभाग किसके पास होगा? स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य मंत्री को सलाह कौन देता रहेगा? स्वास्थ्य सचिव। अब सचिव ही एफएसआई में चला गया तो स्वास्थ्य विभाग कौन देखेगा? इसलिए सचिव को एफएसआई में नहीं भेज सकते। किसको भेजेंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी। उसको भेजेंगे भाई तुम जाओ, क्योंकि मैं तो देख लूंगा स्वास्थ्य विभाग को, तुम जाओ और दोनों काम देखते रहना। अब एफएसआई के डेली थोड़ी मीटिंग होती होगी, महीने, 6 महीने, साल भर में एक आध बार उन्हें याद आता होगा अच्छा एक काम भी है। ऐसे सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के हजारों काम रहते हैं, समझो। जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी का एफएसआई, ऐसे स्वास्थ्य की दोनों कितनी कमेटी चलती होगी और सब में ज्वाइंट सेक्रेटरी मेंबर बना रहता है, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? कैबिनेट। इसका संयोजक कौन होगा? जिस मंत्रालय के अधीन वो एक्ट चल रहा वो। और मेंबर कौन कौन से आ गए? स्वास्थ्य, लीगल और पर्सनल विभाग के, तीनों लिख दिए। अध्यक्ष, तो इसमें क्या लिखना? सिलेक्शन कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में लिखना है ऐसे चयन समिति। सिलेक्शन कमेटी में जो अध्यक्ष होगा वो कौन सा होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। जो संयोजक होगा वो जिस मंत्रालय के अंडर में एक्ट है उसका सेक्रेटरी। और मेंबर्स जो होंगे वो एक स्वास्थ्य का, एक लीगल का और एक कार्मिक या पर्सनल विभाग का। ये होंगे 3 सदस्य। अध्यक्ष कैबिनेट का, संयोजक जिस एक्ट के अंडर, जिस मंत्रालय के अंदर में एक्ट है, और सदस्य स्वास्थ्य, विधायी मतलब लीगल और पर्सनल मतलब कार्मिक। चलो अब इसके और मेंबर कौन होंगे? पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे। एक संस्था है सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। इसका जो भी अध्यक्ष बनेगा वो भी सिलेक्शन कमेटी का सदस्य होगा। तो 3 विभाग के सचिव बनेंगे सदस्य। इसके अलावा पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो भी इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे। समझ में आ गया? तो चौथे सदस्य ये हो जाएंगे। तो एक होंगे अध्यक्ष, एक होंगे संयोजक, 3 विभाग के सचिव, एक पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष। अगला होगा केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो क्या 1+22 में भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे? 3।
एफएसआई जो बना था उसमें 22 लोग थे, इतना तो याद हो गया। एफएसआई में स्ट्रक्चर क्या होगा, 1+22 होगा ना, 1 और 22। इस 22 में से कितने होंगे, 3। पर उनको चयन करने के लिए एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट और होगा, तो चयन समिति में 1 होगा और एफएसआई में 3 होंगे। तो चयन समिति में 1 फूड टेक्नोलॉजिस्ट और एफएसआई में 3 फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो अध्यक्ष कौन हो गया, कैबिनेट। संयोजक कौन हो गया, जिस मंत्रालय के एक्ट में चल रहा वो। 3 विभाग कौन कौन से होंगे, हेल्थ, लीगल और पर्सनल। इसके बाद किसके अध्यक्ष इसके मेंबर होंगे, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष इसके मेंबर होंगे। और सरकार किसको नॉमिनेट करके भेजेगी, किसी भी एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का। चलो ठीक है। अब इसके अलावा अब ये जो कह रहे हैं कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, केंद्र सरकार किसी नेशनल रिसर्च या टेक्निकल के हेड या किसी एक व्यक्ति को कोई इतना मतलब है नहीं। चलो अब इसमें यह लिखा है कि अगर अध्यक्ष या सदस्य किसी की मृत्यु, इस्तीफा कुछ हो जाता है तो इस सिलेक्शन कमेटी को भरने के लिए, देखो तो इसमें यह लिखा है कि अगर कोई मर जाता है या अपने पद से इस्तीफा दे देता है, जैसे मान लो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष बैठते हैं सिलेक्शन में और उन्होंने दे दिया इस्तीफा, या वो एक्सीडेंट जा रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट में और नहीं हुए, तो कितने दिन के, तो कोई भी सिलेक्शन कमेटी में रिक्ति वैकेंसी होने के कितने महीने के अंदर वो वैकेंसी फिल होनी पड़ेगी, 2 माह। सोचो सरकार यहाँ कितनी अवेयर है। यहाँ छात्रों की वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं है और यहाँ लिखा 2 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। और भी लिखा है किसी का कार्यकाल या रिटायरमेंट होने वाला है तो उस रिटायरमेंट या कार्यकाल के पहले ही चयन समिति कितने पहले उस वैकेंसी को भरने के लिए, मतलब पद खाली नहीं रह पाएगा। किसी के रिटायर्ड या कार्यकाल पूरा होने के 3 महीने पहले ही सिलेक्शन कमेटी उसका विकल्प ढूंढ के रखेगी। जिस दिन रिटायरमेंट अगले दिन दूसरा मेंबर आ जाएगा, समझ रहे। और यहां सरकारी विभागों में पद सालों साल से खाली पड़े हुए, 9 साल से तो प्रमोशन ही नहीं हो रहे। और यहां लिखा 3 माह पहले से ही एक्टिव रहेगी सरकार कि आज खाली कल दूसरा। तो अगर कोई इमरजेंसी में जैसे मान लो किसी का कार्यकाल 2 साल बाद हो रहा और आज ही उसने इस्तीफा दे दिया, अब सरकार को थोड़ी सपने आ रहे कि इसके दिमाग में रिजाइन चल रहा है, तो उस कंडीशन में 2। और किसी का कार्यकाल या रिटायरमेंट के 3 महीने पहले सिलेक्शन कमेटी उसका विकल्प ढूंढ के रखी। तो 2 कहां और 3 कहां याद रहेगा। अचानक किसी की मृत्यु या इस्तीफा होता है तो 2 महीने के अंदर नाम भर दिया जाएगा। और किसी के रिटायरमेंट या कंप्लीट कार्यकाल, जितने समय के लिए वो सदस्य चयन समिति, अगर वो खत्म हो गया तो उसके 3 महीने पहले से विकल्प होगा। तो 2 महीने और 3 महीने दोनों याद रखना कि कहां पर 2 महीने होंगे और कहां पर 3 महीने। याद हो गया, क्लियर। तो सिलेक्शन कमेटी किस धारा में है, 6। सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, संयोजक। 3 सदस्य कौन कौन से होंगे, और कोई सदस्य होगा, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड, और कोई भी सदस्य होगा, 1 टेक्नोलॉजिस्ट होगा। तो 1+22 में बता दोगे, 1+22 में 7, 5, चलो मैं लिख रहा हूं तुम बताना है ना। 7 कहां से आएंगे, किस रैंक के, ये 7 विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी, इन्हें क्या बोला जाएगा, एक्स ऑफिसियो मेंबर, पदेन सदस्य। 7 कौन कौन से विभाग है बता दोगे, कौन कौन, खेती, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, कॉमर्स, कंज्यूमर, हेल्थ, लीगल। इसके बाद 5 कहां से आएंगे, स्टेट और यूटी से, कितने समय के लिए, 3 कहां से आएंगे, फूड टेक्नोलॉजिस्ट आएंगे, 2 खेती, 2 फूड इंडस्ट्री और 2 कंज्यूमर, और एक रिटेल से आएगा। ये 22 याद हो जाएंगे। तो 1+22 कैसे बनेगा ये बता दोगे, क्लियर। और सिलेक्शन कमेटी में 1 अध्यक्ष, 1 ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो मतलब संयोजक कन्वीनर, 3 अलग अलग विभाग के, 1 सिलेक्शन कमीशन का वो उसका, और 1 बनेगा फूड टेक्नोलॉजिस्ट।
तो सिलेक्शन कमीशन में, सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर हो गए? एक अध्यक्ष हो गया, 1 + 3 + 1 + 1 6, तो 1 + 6 होंगे सिलेक्शन कमेटी। तो FSI होगा 1 + 22 और सिलेक्शन कमेटी होगी 1 + 6। याद हो जाएगा? चलो अब देखो, चयन समिति को जिस दिन बताया जाएगा, वैसे कितने दिन पहले बताया जाएगा? 3 महीने पहले। किसी का भी कार्यकाल पूरा होने के 3 महीने पहले सिलेक्शन कमेटी को बताया जाएगा कि भाई आज कितने जून है? 25 जून। 25 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 25 सितंबर को एक मेंबर रिटायर्ड होने जा रहे हैं। अब 25 सितंबर को, तो हमें कब तक दे दोगे नाम? 25 अगस्त को नाम दे दोगे, 1 महीने पहले। बात समझ में आ गई? कितने दिन के अंदर? 2 महीने के अंदर देना है, क्योंकि रिटायरमेंट के 3 महीने पहले उन्हें बता दिया जाएगा। तो जिस दिन सिलेक्शन कमेटी को बताया जाएगा, 2 महीने के अंदर नाम ढूंढ के देना होगा। अब इस पोस्ट में अगर फायदा होगा तो अपने दोस्त यार को भेज देंगे। सोचो ना, सेक्रेटरी है वही भेज देगा किसी को, जाना चाहता बताओ। अब सेक्रेटरी के अंडर तो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, बताओ जाना खाली हो रहा ऐसे। तो सिलेक्शन कमेटी को जिस दिन जानकारी प्राप्त होती है, 2 माह के अंदर अध्यक्ष या 15 में से जो मेंबर, उसकी नियुक्ति की जाएगी। सिस्टम समझ में आ गया? इतना अच्छा तो मुझे कोई आयोग लगा ही नहीं है, इतना सिस्टमेटिक मैंने आज तक नहीं पढ़ा सच में। SC ST OBC अपने कितने PSC प्री में, इतना व्यवस्थित आयोग कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई है ही नहीं है। इसके बाद चयन समिति प्रत्येक वैकेंसी के लिए कितने नाम ढूंढ के रखेगी? तो अगर उन्होंने कहा 3 महीने बाद 3 लोग खाली हो रहे, तो वो कितने नाम ढूंढेगी? 6। सरकार डिसाइड करेगी, ऐसे थोड़ी 3 नाम ढूंढे तीनों को, वो 6 नाम देगी और वो उन 6 में से 3 नाम ले लेगी, ऐसे। तो हर पोस्ट के लिए 2 नाम जाएंगे, तो सिलेक्शन कमेटी 2 नाम भेजेगी, केंद्र सरकार उनमें से एक को चयन करेगी। तो ये समझ में आ गया? तो सिलेक्शन कमेटी हर वैकेंसी के लिए 2-2 नाम केंद्र सरकार को सुझाएगी। तो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी, ये तो क्लियर है। 1 + 22 में सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, चाहे चयन समिति की रिकमेंडेशन वाले हो, चाहे बिना चयन समिति के रिकमेंडेशन, पूरे 23 लोग केंद्र सरकार ही अपॉइंट करेगी, ठीक है। पर ये पूरे वही नाम नहीं भेजेगी, हर वैकेंसी के लिए 2 नाम भेजेगी। क्लियर? चलो, जैसे उन्होंने कहा राज्य और केंद्र से 5 आने, तो कितने नाम जाएंगे? 10 आएंगे, उनमें से कोई 5 आ जाएंगे। किसी व्यक्ति के अध्यक्ष या से पहले, ये ऐसे ही, मतलब ये देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं किसी की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चल रही है रिश्तेदारी में, समझ रहे? जैसे मान लो किसी को अध्यक्ष सदस्य बनाना है, उसकी पत्नी के नाम से एक रजिस्टर्ड होगा, एक फूड प्रोसेसिंग छोटा सा एक फैक्ट्री, तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा जिसका कहीं लाभ जुड़ा हो। जैसे मान लो कोई कहीं मेंबर हो, कोई शेयर होल्डर है, जैसे मान लो किसी ने किसी कंपनी, मान लो ब्रिटानिया कंपनी में शेयर खरीदा, कि शेयर खरीदते कि नहीं, तो किसी ने शेयर खरीद रखे हो, तो क्या वो चाहेगा FSI उसकी कंपनी में छापा मारे? जैसे मैगी में हुआ था, लेड की मात्रा ज्यादा पाए जाने पर FSI ने उसको बैन किया था। तो देखेंगे, तो सबसे एफिडेविट मंगवाएंगे कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी फूड इंडस्ट्री से, रिटेलर से, किसी भी संस्था से जुड़े हुए तो नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ गांव में खुद के खेत हो और वही आकाश नमकीन वाले को दाल बेच रहा हो। आकाश मूंग दाल बेचता है कि नहीं? देश का राष्ट्रीय चकना है ना मूंग दाल। अब आकाश बनाता है, हो सकता है उन्हीं के 100 बीघा खेती हो, वहां से मूंग दाल आकाश को जाता, तो ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में अगर कोई फूड के मैटर से जुड़ा हुआ है तो उसको नहीं, तो ये पहले से सुनिश्चित किया जाएगा। उनसे एक शपथ पत्र लिया जाता है कि लिखो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी संस्था से नहीं जुड़े, तो निष्पक्ष रखने के लिए होता है। इसके बाद अब यहां सुनो, अगर चयन समिति में कोई वैकेंसी खाली हो गई, चयन समिति में कितने होने चाहिए? 1 + 6। अब यहां सुनो, ये 1 + 6 है, और मान लो चयन समिति में एक मेंबर नहीं आ पाया, बैठक में मर गया, कुछ हुआ, तो अगर कोई सिलेक्शन कमेटी में रिक्त है और बाकी लोगों ने किसी की भी अपॉइंटमेंट कर दी, तो वो अपॉइंटमेंट रद्द नहीं मानी जाएगी। ये हर आयोग में एक लाइन लिखी रहती
कि चयन समिति में कोई रिक्ति होने पर, देखो ये संभव है कि सभी एक साथ ना आ पाए, क्योंकि सब बड़े बड़े पोस्ट के ना सेक्रेटरी रैंक, तो हो सकता है जब चयन समिति की मीटिंग चल रही है उसमें बहुत बड़ा काम, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम नहीं है, किसी को एफएसआई का अध्यक्ष सदस्य बनाना उतना बड़ा काम नहीं है, हो सकता है इससे बड़े बड़े काम देश के लिए उस समय जरूरी। तो अगर चयन समिति में कोई नहीं आ पा रहा और फिर भी चयन समिति ने कोई नियुक्ति कर दी तो उस नियुक्ति को रद्द नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो जो प्रोविजन समझ में ना आए पूछ लेना, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ गया तो वो पक्का हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया धारा 6। तो धारा 5 किससे रिलेटेड ये बता दोगे? एफ कंपोजिशन। तो धारा 4 किससे रिलेटेड थी? एफएसआई बनेगा। धारा 5 अध्यक्ष और 22 सदस्यों से। धारा 6 सिलेक्शन कमेटी। तो धारा 1 2 3 4 5 6 याद हो गई? बिल्कुल। तो धारा 1 क्या है? उसका नाम, उसका क्षेत्राधिकार एक्सटेंट और उसके स्टार्ट होने की डेट, ये धारा 1 है। बना था अपन ने, तो अपन खुद पहले से लिख रहे हैं। तो चैप्टर 1, कुल कितने चैप्टर हैं इसमें? कितने हैं? 1 2 3। अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पढ़ लिया 4 5 6। धारा 1 में कितनी चीजें दी गई हैं? एक्ट का नाम, एक्ट का क्षेत्र और एक्ट की डेट, ये तीनों किसमें दी गई? धारा 1। धारा 2 में क्या है? केंद्र सरकार ये घोषणा करेगी कि खाद्य उद्योग पर अब उसका कंट्रोल होगा। और धारा 3 में क्या है? बहुत सारी परिभाषा। अब धारा 4 से चैप्टर 2 लग गया। 4 क्या कहता है? एक एफएसएआई होगा जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और वो अन्य जगह भी कार्यालय, वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, मुकदमा दायर कर सकती है। 5 क्या कहता है? एक अध्यक्ष और 6 क्या कहती है? सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। याद हो जाएगा? क्लियर? चलो, सर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ऑनलाइन में सारे बच्चों को समझ में आ रहा? सर केमंती में कौन देगा? केमंती मतलब KAMENTI, कामंती। अध्यक्ष की नियुक्ति, अच्छा कमेटी के कौन हो? अध्यक्ष की नियुक्ति भी चयन समिति से। हाँ, सवाल आया क्या अध्यक्ष की? एफएसआई के जो अध्यक्ष है, बिल्कुल 7 छोड़ दो बस, 1 + 15। किस किस की नियुक्ति चयन समिति करेगी? 1 + 15 की। अध्यक्ष की भी नियुक्ति चयन समिति करेगी 15 की। केवल 7 एक्स ऑफिसियो की नहीं करेगी, बाकी सबकी करेगी। ठीक है, क्वेश्चन आया, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं धारा 7 की ओर। धारा 7 कहते हैं कितने समय के लिए चुने जाएंगे, सैलरी भत्ते किस तरह से दिए जाएंगे। तो अब क्या हो गया? किस में समझा नहीं? एक अध्यक्ष होंगे और 22 सदस्य होंगे। हाँ, टोटल 23 होंगे, उनमें से एक अध्यक्ष। बिल्कुल सही, 23 सदस्य होंगे, उनमें से एक अध्यक्ष होगा। बिल्कुल सही, डाउट नहीं रखना पूरा। चलो अब हमें धारा 7 पढ़ना। धारा 7 में है कि जो एफएसआई के 1 + 22 है, कितने समय के लिए चुने जा रहे हैं, इनका कार्यकाल। धारा 7। तो धारा 4 एफएसआई होगा। धारा 5 कितने? एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होंगे। धारा 6 इनको चुनने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी। धारा 7 में इनका टेन्योर या कार्यकाल। चलो अब इसमें क्या लिखा? अध्यक्ष और एक्स ऑफिसियो को छोड़ के, क्या बोल रहे हैं? 1 + 7 को छोड़ के। एक्स ऑफिसियो कितने थे? 7। तो 1 + 7 को छोड़कर बाकी जो 15 है, बाकी अन्य मतलब कितने? 15, वो कितने समय के लिए चुने जाएंगे? इसलिए तो क्या बोला था? स्टेट यूटी से कितने समय के लिए आते थे? 3। अरे सभी 3-3 साल के लिए आएंगे। उसमें लिखा ना पूरे 15, ज्वाइंट सेक्रेटरी को छोड़ के, मतलब जो वो 7 ज्वाइंट सेक्रेटरी है और अध्यक्ष, इनको छोड़कर जो बाकी 15 है, ये 3 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, तो 15 लिख दोगे, 15 समझ जाओगे, 7 छोड़ के।
तो 15 सदस्य 3 साल के लिए चुने जाएंगे, और हालांकि 3 साल पूरा होने के बाद फिर से 3 साल के लिए, पर यहां लिखा क्या बार बार 3-3 साल नहीं, एक और अवधि के लिए। अगर ऐसा लिखा होता 3 वर्ष होने के बाद कितनी भी बार 3-3 साल करके, तो कितनी बार हो जाता, पर वहां लिखा एक और बार। तो एक बार कोई 3 साल के लिए मेंबर आ गया तो एक बार और 3 साल के लिए, जैसे अमेरिका राष्ट्रपति पढ़ते हैं कि अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए तो एक बार और बन सकते। बस ट्रंप के हो गए, बस तबाही सी मचा रखी ट्रंप ने। इतना बुरा तो मैं घर का मैनेजमेंट भी नहीं करता हूं जैसा ट्रंप अमेरिका का कर रहा है। हार्वर्ड की बोले सब्सिडी नहीं, यूनिवर्सिटी खुद चलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत पैसा जाता है, जैसे स्टूडेंट्स को बहुत स्कॉलरशिप, तो जैसे अपना सिलेक्शन हार्वर्ड में हो जाए तो वहां पढ़ने का पैसा तक मिलता है, रिसर्च करने के। जैसे तुम पीएचडी करोगे बहुत पैसा, तुम खुद सोचो इंडिया में जब यूजीसी नेट जीआरएफ जहां रिसर्च का कोई पैसा भी नहीं है तो भी 45, 42, 40 मिलता है, तो अमेरिका में रिसर्च का सोचो कितना पैसा मिलता होगा, और वहां रिसर्च किस लेवल की होती होगी। ऐसी थोड़ी पीएचडी थीसिस और कॉपी की और प्रोफेसर प्लीज सर पीएचडी दे दो, ऐसा थोड़ी। अपने यहाँ वहां सोचो कितनी मिलती होगी स्कॉलरशिप, बहुत 2.5-3 लाख रुपए तो मिनिमम। तो कार्यकाल किसका समझ में आ गया, 15 का। क्या हो गया इसको, ये अपने आप रुक जाओ, इसको आ गई है माता। तो 3 साल के लिए अपने आप चलेगा कि रुक जाएगा, चलो 7 हो गए। अब अपन पढ़ते हैं धारा 8 उसमें। अब यहां देखो सुनो, ये क्या 65 65 है यार, 65 है। 65 क्या होता है, मैं समझ गया था 65। अब यहां सुनो, इन्होंने क्या बोला कि जो 15 सदस्य कितने समय के लिए, 3, पर 3 साल पूरा करने के पहले ही अगर उनकी एज 65 हो गई, मान लो कोई 64 साल की उम्र में गया, तो वो 3 साल थोड़ी रहेगा, 1 साल ही रहेगा रिटायर्ड। तो या तो 3 साल या 65 की उम्र पूरी होने से पहले। रुक जाओ, अध्यक्ष क्यों लिखा है, रुक जाओ, मैं प्योर उस पर ही चला जाऊं। अपन को ज्यादा रिस्क ही नहीं लेना। नहीं, इसमें एक्ट में देखो उल्टा लिखा है। चलो अपन एक्ट से ही पढ़ रहे हैं, अपन स्लाइड व्लाइड से नहीं पढ़ रहे। स्लाइड में उल्टा गलत सब टाइप हो सकता है, एक्ट से पढ़ रहे प्योर। सुनो उल्टा लिखा, देखो वो क्या कह रहा है कि चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिसियो सेल, यही तो पढ़ा था अपन ने शायद, कि अध्यक्ष और 15 छोड़कर लिखा था, नहीं इसमें लिखा है, ये क्या हो रहा, वो देखो ये क्या कह रहा है, इसमें लिखा अध्यक्ष और 15 एक्स ऑफिसियो, वो गलत है, स्लाइड में गलत लिखा, ये स्लाइड से पढ़ नहीं रहे, इसी से पढ़ ले रहे, वही तो स्लाइड में कॉपी है, रिस्क क्यों, इसको सही लिखना है, लिखो अध्यक्ष और 15 सदस्य। अभी जो लिखा उसको काट दो, लिख दो अध्यक्ष और 15 सदस्य, कितने समय के लिए, 3 साल के। ये अपने आप कौन बदल रहा है, मक्खी, ये बदला लेने आई है क्या किसी से। ईगा मूवी देखी होगी ना, राजा मौली की, दिनेश सर से बदला लेने आई है, सर ने इसकी मक्खड़ी को मारा होगा। चलो अब सुनो यहां ध्यान से, तो जो लिखा उसको काट लो, चेयरपर्सन और बाकी 15 किसको छोड़कर, एक्स ऑफिस कितने समय के लिए चुने जाएंगे, 3 साल के लिए चुने जाएंगे, और फर्दर पीरियड फॉर अ फर्दर, एक पीरियड और 3 साल। तो जो लिखा उसको काट दो और लिख दो अध्यक्ष और 15 सदस्य, ब्रैकेट में लिख देना पदेन सदस्यों को छोड़कर, अदर देन एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, 3 साल के लिए चुने जाएंगे, जिनको एक बार और 3 साल के लिए चुना जा सकता है। ठीक है, अब सही हुआ। अब इसमें यह लिखा है कि चेयरपर्सन, अब सुनो, चेयरपर्सन कितने साल की उम्र में रिटायर्ड होगा, और मेंबर अध्यक्ष को किस एज में रिटायर्ड होना पड़ेगा, 65,
और मेंबर को 62। हाँ, इसलिए वो लिखा था ऐसा। तो ऑनलाइन वाले बच्चों भी सही कर लेना। तो चेयरपर्सन 65 साल की उम्र होती, इन केस ऑफ चेयरपर्सन 65। तो डबल डबल क्यों लिखा यार, यहां दोबारा लिखा, तो यही लिख देते, इन द केस ऑफ चेयरपर्सन 65, इन केस ऑफ अ मेंबर एज ऑफ 62। तो चाहे अध्यक्ष हो चाहे 15 सदस्य 3 साल के लिए चुने जाएंगे, दोबारा 3 साल फिर से चुने जा सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष 65 और सदस्य 62 साल की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। अब देखो सुन, इसकी जो सैलरी होगी, सैलरी एंड अलाउंस, वेतन और भत्ता जो होगा वो कौन तय करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनके वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब्ड या निर्धारित किए जाएंगे। तो वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। चलो, गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी। अब इसमें और लिखा, इसको भी पढ़ते तो सभी चल रहे। इसमें लिखा कि जो अध्यक्ष और सदस्य जब भी अपने अपने पद को धारण करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को बोलेगा उसके समक्ष ये शपथ लेंगे। बात समझ रहे? तो जिस दिन इनकी नियुक्ति होगी उस दिन इन्हें ओथ के लिए, ओथ ऑफ सीक्रेसी, सवाल आएगा कि ये ओथ, अच्छा, अपने ऑफिस और सीक्रेसी की, अपने पद और अपनी गोपनीयता की। तो पद और गोपनीयता की जिस दिन शपथ लेने आएंगे उस दिन किसी अथॉरिटी, वो हो सकता कोई सचिव हो सकता वो कैबिनेट सचिव हो सकता कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, जिसको केंद्र सरकार बोल देगी उसके समक्ष ये शपथ लेंगे। तो किसके समक्ष लेंगे ये नहीं लिखा, जिसको केंद्र सरकार अथॉरिटी दे देगा उसके समक्ष सभी सदस्यों को, अध्यक्ष को शपथ लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? अब इसमें लिखा, एनीथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन चेयरपर्सन मेंबर रिलिक्विश हिज ऑफिस बाय गिविंग। इसमें लिखा है कि अगर कोई अपना पद छोड़ रहा है तो उसे कितने दिन पहले सूचित करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जिससे सिलेक्शन कमेटी 2 महीने के अंदर उसका विकल्प ढूंढ। और किसको लिखना पड़ेगा? तो एफएसआई में अभी किसी और का नाम नहीं आया। धारा 1 में भी क्या लिखा? नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? धारा 4 में नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? सेंट्रल। अभी तक नियुक्ति भी कौन करेगा? सेंट्रल। सब कुछ सेंट्रल ही चल रहा। इसके बाद शपथ भी जिस अथॉरिटी के सामने ली जाएगी वो भी कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सेंट्रल। इसके अलावा ये किसको लिखित में देंगे? अब इनमें लिखा धारा 8 के तहत हटाया जा सकता। तो धारा 7 में लिखा कार्यकाल, पर हटाया कैसे जाएगा, किस आधार पर? वो धारा 8 में आगे लिखा है। अब इसके बाद द चेयरपर्सन और एनी मेंबर सीजिंग टू होल्ड ऑफिस एज शैल नॉट रिप्रेजेंट एनी पर्सन विद द फूड, चलो ठीक है, इन एनी मैनर। रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। तो 7 वाला समझ में आ गया, कार्यकाल और वेतन। कार्यकाल कितना होगा? 3, लेकिन अगर 65 हो गया अध्यक्ष का और 62 हो गया मेंबर का तो इन्हें अपना पद 3 साल के पहले ही छोड़ना पड़ेगा, और चाहे तो इन्हें दोबारा एक बार और 3 साल के लिए अपॉइंट कर सकते। तो धारा 7 समझ में आ गई, कार्यकाल कितना होगा। अब लिखो हटाया जाना, धारा 8, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 द सेंट्रल में ऑर्डर रिमूव फ्रॉम द ऑफिस चेयरपर्सन इन द मेंबर केस। अब देखो सुनो, कौन इसमें लिखा है, कौन इन्हें हटा सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सैलरी कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। नियुक्ति कौन करेगी? शपथ वही दिलाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें हटा सकती है कुछ कारणों में। देखो, पहला, दिवालिया हो चुका। अगर कोई दिवालिया घोषित हो गया हो तो एक, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच ओपिनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मोरल ट्रिब्यूटल। अगर कोई नैतिक उल्लंघन हो गया है तो पहला क्या है? दिवालिया हुआ, तो केंद्र सरकार हटा सकती है। कोई अनैतिक कार्यों में इन्वॉल्व है तो हटा सकती है। फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है, अगर शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है, एज ए मेंबर ये हटा सकते हैं। या फिर कहीं वित्तीय हित पाए गए, इन्वॉल्वमेंट कहीं किसी फैक्ट्री में पाया गया तो हटाया गया। अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो हटाया जाए।
किस किस आधार पर हटाने का अधिकार बन जाएगा? पहला लिखा है कि दिवालिया हो 1, दूसरा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त हो 2, फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल या अक्षम हो 3, अपने पद का दुरुपयोग हो 4। अब इसमें लिखा है कि अगर डी और ई का मतलब एक तो वित्तीय लिप्तता और एक पद का दुरुपयोग, इसमें लिखा नो मेंबर शैल बी रिमूव अंडर क्लॉज डी एंड ई ऑफ सबसेक्शन 1 अनलेस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब दिवालिया होने पर उसे सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा, अनैतिक कार्यों में लिप्त होने पर सुनवाई का नहीं मिलेगा। ए बी सी में अगर वो पाया गया तो उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं मिलेगा। और सी क्या था? फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल। तो ए बी सी, ए है दिवालिया, बी है अनैतिक काम और सी है शारीरिक और मानसिक अक्षमता। अगर 3 वजह से उसे ए बी सी की वजह से निकाला गया तो उसे सुनवाई का अधिकार नहीं मिलेगा, एक मौका नहीं दिया जाएगा। पर डी और ई के तहत अगर उसे निकाला जा रहा, डी मतलब कहीं उसकी लिप्तता है या वो कहीं पद का दुरुपयोग करते पाया गया, तो उसे सुनवाई का एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो धारा 8 हटाया, समझ में आ गया? कितने आधार हैं? प्री में आएगा कितने आधार पर हटाया जा सकता है? 5। पहला आधार दिवालिया, दूसरा इमोरल अनैतिक, तीसरा अक्षमता है ना, चौथा वित्तीय लिप्तता फाइनेंशियल कहीं इन्वॉल्वमेंट, 5वां एब्यूजमेंट ऑफ पोस्ट पद का दुरुपयोग। इनमें से कब उसे सुनवाई का नहीं मिलेगा और कब मिल जाएगा? डी और ई। तो पहली धारा क्या है? पहला सेक्शन क्या है? नाम क्षेत्र डेट। धारा 2 क्या है? डिक्लेरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। धारा 3 चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर 2 किस धारा से शुरू होता है? 4 धारा क्या है? एक एफएसआई बनेगा। धारा 5 1 + 22 होंगे, ठीक है, 1 + 22 होंगे। 22 में से 7 क्या कहलाएंगे? एक्स ऑफिसियो। इनके लिए सिलेक्शन कमेटी बनेगी? नहीं बनेगी। 7, बाकी 15 में से 5 कहां से आएंगे? 3 कहां से आएंगे? फूड टेक्नोलॉजिस्ट। 2 कहां से आएंगे? कंज्यूमर फूड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। एक कहां से आएगा? डिटेल से। 1 + 22 समझ में आ गया? इसके बाद धारा 6 सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? संयोजक कौन होगा? जिस मंत्रालय के अंडर में एक्ट चल रहा वो। 3 किस विभाग के, किस रैंक के आएंगे? सिलेक्शन कमेटी में किस रैंक के आएंगे? सेक्रेटरी। और एफएसआई में किस रैंक के आएंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी। 3 के विभाग के। और कौन आएगा सिलेक्शन कमेटी में? पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड का अध्यक्ष। और कौन आएगा? 3 विभाग के हो गए। एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट आ जाए, ये हो जाएंगे। चयन समिति को कितने समय पहले बता दिया जाएगा? 3 महीने पहले। कोई मर गया तो 2 महीने के अंदर भरना पड़ेगा, नहीं मरा तो 3 महीने पहले। सिलेक्शन कमेटी हर नाम के बदले कितने नाम सुझाएगी? हर पद के लिए 2 नाम वो सरकार को देगी। इसके बाद धारा 7 क्या है? टर्म्स, मतलब टर्म्स क्या है? टेन्योर क्या है? कितना कार्यकाल सबका? 1 + 15। एक्स ऑफिसियो का कुछ नहीं है, ना तो उनकी कोई सिलेक्शन कमेटी है ना उनका कोई कार्यकाल है। 1 + 15 कितने साल? एक बार और चुना जा सकता है, लेकिन उम्र भी डिसाइड है। अध्यक्ष की 65, मेंबर्स की 62। क्या इनको हटाना किसमें है? 8 में। इनका कार्यकाल धारा 7 और इनको हटाना धारा 8। कितने आधार पर हटा सकते हैं? किस पे सुनवाई का मौका? डी और ई। क्लियर? चलो कल इसके बाद धारा 9 से अपन शुरू है, आ जाएगा। ठीक है, अब अपन तो देखो भले ही स्लो पढ़ रहे हैं पर वो एक बार में परमानेंट हो जाए, बस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन एक ही एक्ट है, उसको बस अच्छे से अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। याद हो रहा सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलो ठीक है, थैंक यू।